नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और योग निरोग की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे श्वसन प्रणाली की समस्या को लेकर, जिसके चलते अस्थमा का शिकार हो जाता है व्यक्ति, साइनस का शिकार हो जाता है, साइनोसाइटिस का शिकार हो जाता है। किस तरह से इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, निपटा जा सकता है योगिक सूक्ष्म क्रियाओं से, और साथ में आसन, प्राणायाम और षटकर्म जैसी लाग लगाकर आप इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इन सब की पूरी समीक्षा करेंगे हम अपने योगा एक्सपर्ट के साथ आज के इस खास कार्यक्रम योग निरोग में। सांस की कड़ियों से बनती है जिंदगी की ये पूरी की पूरी माला, लेकिन इसमें से अगर एक एक धागा, एक एक जो कड़ी है, अगर उसमें एक एक मोती के समान है, एक एक सांस, अगर वो अपनी जगह से हटता है, टूटता है या उसमें कोई दोष आता है, तो ज़िंदगी की जो ये पूरी की पूरी मालिका है वो थोड़ी सी बदरंग सी दिखाई देती है। लेकिन हम अपने इन सांसों को किस तरह से पूरी की पूरी रिदम के साथ ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किस तरह से इनको मेंटेन कर सकते हैं, इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं आचार्य आशुतोष जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो श्वास की समस्या है ये होती किन कारणों से है, इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से इनसे फिर मुकाबला किया जाए इस समस्या से, उस पर भी बात करेंगे। जो श्वास की समस्या है, जैसे साइनस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, यह सारी बीमारियों का जो मूल कारण है, यह तो एक है आंतरिक रूप से जो क्लेंजिंग का न होना, टॉक्सिन का जमा होना, कफ दोष। आयुर्वेद में कफ दोष में इसे रखा गया है। जो योग में जो षटकर्म की प्रक्रिया है, जो क्लेंजिंग की है, इसको सफाई करने की है। कई कारक इसमें देखा गया है, जैसे पॉल्यूशन है, काफ़ी लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, धूल मिट्टी से, पेंट से, परफ्यूम से, इत्र से। इन सब कारणों से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या कई बार देखा गया है कि नासिका छिद्र में मांसों का बढ़ जाना, जो साइनस में ऐसा प्रयोग में होता है, ऐसा देखा गया है। बिल्कुल। हम यहाँ पर अगर इस समस्या के समाधान की दिशा में कोशिश करें और समाधान तलाशने की कोशिश करें, तो हम शुरुआत कहाँ से हमें करनी चाहिए? सर्वप्रथम इसमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से जो क्रिया है, उस प्रकार से हम इसकी समाधान में जाते हैं। जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कपोल शक्ति विकासक की क्रिया से इसकी शुरुआत करते हैं। फिर इसमें कुछ आसन हैं, प्राणायाम हैं, षटकर्म हैं और कुछ परहेज हैं। तो आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने होंगे और आप अगर इस समस्या के शिकार हैं या फिर शिकार नहीं हैं, लेकिन भविष्य में कौन सी समस्या उम्र के साथ आती है कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप हमारे साथ योग निरोग की इस कड़ी में साझा बने रहिए और साथ साथ आप ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सा आसन कैसे होता है, सूक्ष्म योग क्रिया इसमें क्या है, कैसे की जाती है। सबसे पहले सूक्ष्म यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है वो क्या है, श्वसन की इस प्रणाली के दोष में, वो समझने की कोशिश करते हैं। कपोल शक्ति विकास। कपोल शक्ति विकासक की क्रिया, यह एक सूक्ष्म व्यायाम है जो आपकी फेफड़े की लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। दोनों हथेली गोलाकार घुमाते हुए अपने नासिका छिद्र पर अंगूठे को लगा दें। अपने मुख को कौए की चोंच की भांति गर्दन और ऊपर की ओर वेगपूर्वक श्वास भरें। जितनी लंबी और गहरी श्वास ले सकते हैं, श्वास को रोक दें। अंदर कुंभक लगा दीजिए, जालंधर बंध लगा दें। अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगा दें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इसे रोक कर रखें। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही इसका अभ्यास करें। सहजतापूर्वक जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं, यह बहुत सहज अभ्यास है। 3 से 4 बार तक आप इस क्रिया का अभ्यास रोज दिन कर सकते हैं। बिल्कुल,
इसमें इसके आगे आप कौन कौन से आसन करवाने जा रहे हैं जो खास तौर पर? इसमें वज्रासन है, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है। यह आसनों की श्रृंखला है जो काफ़ी लाभकारी है, गुणकारी है ऐसे लोगों के लिए जो एलर्जी से, साइनस साइनसाइटिस से प्रभावित हैं और जल्द ही वह क्योर हो सकते हैं इसका अभ्यास कर। बिल्कुल। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब बारी है आसनों की। आप तैयार हो जाइए और आसनों को कैसे किया जाएगा, कौन सा आसन कैसे होगा और उसका शरीर पर क्या असर होगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर फैला लीजिए और धीरे से वज्रासन की स्थिति ले लें। वज्रासन, सहजतापूर्वक वज्रासन में बैठें। दोनों पैर पीछे की ओर फोल्ड कर, दोनों हथेली घुटने के ऊपर, दोनों आंखें कोमलतापूर्वक बंद। सिर्फ इस आसनों में आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रोज दिन दैनिक रूप से बैठना है। वज्रासन बहुत ही सहज आसन है, जैसा नाम से प्रतीत होता है यह शरीर को वज्र के समान बनाता है। इन्हीं आसनों की श्रृंखला में अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाएं, जैसा आप देख रहे हैं। दाहिने हथेली को गोलाकार घुमाते हुए दाहिने पैर के एड़ी को पकड़ लें। पुनः बाईं हथेली से बाएं पैर की एड़ी को, अपने गर्दन को ढीला छोड़ें। अपने उदर प्रदेश को आगे की ओर वक्षस्थल पर खिंचाव होने दें ताकि डायफ्राम पूरी तरह से खुल सके। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास की क्रिया करते रहें। अस्थमा के रोगी इसमें ज़्यादा देर होल्ड ना करें, ज़्यादा देर ना रुकें। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही या किसी भी कुशल योगाचार्य के निर्देशन में ही इन आसनों का अभ्यास करें। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति। अगला अभ्यास है भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन जैसा नाम से प्रतीत होता है, भुजंग सांप को कहते हैं। यह मेरुदंड को तो लचीला बनाता ही है, साथ साथ फेफड़े पर, चेस्ट को, डायफ्राम पूरी तरह से इसमें खुलता है। दोनों पैर मिले हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने गर्दन, छाती व कंधे के हिस्से को ऊपर की ओर ले जाएं और ऊपर की ओर देखें। पूर्ण खिंचाव की स्थिति, वक्षस्थल पर खिंचाव, दबाव पड़ने दें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें। इसी अवस्था में इस आसन को भी आप दोहरा सकते हैं। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार तक आप कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार धीरे से वापस ले आएं। विश्राम की स्थिति। अगला आसन पर्वतासन। पर्वतासन यूं तो कई प्रकार से होता है, लेकिन आज हम कर रहे हैं जैसे सहजतापूर्वक, सुगमतापूर्वक जो मरीज हैं अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, उनको ब्रेथलेसनेस होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए अवस्था है दोनों हथेली फैलाकर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और पर्वत की स्थिति बना दें। दोनों हथेली नमस्कार की मुद्रा में। दोनों आंखें कोमलतापूर्वक बंद। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास की क्रिया। श्वास भरते हुए चेस्ट में फुलाव होने दें। अभी आपका डायफ्राम पूरी तरह से खुला हुआ है। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति। इसमें जो ये आपने 4 आसनों की जो कड़ी यहाँ पर जिसका प्रदर्शन हुआ है हमारे शिक्षकों के द्वारा, इसमें किन लोगों को इससे बचना चाहिए, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही सहज अभ्यास है और सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ जिनको ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होती है वह श्वास रोक के ज़्यादा देर एक अवस्था में न रुकें।
लेकिन जिनको आर्थराइटिस वगैरह है वज्रासन में वो बैठे हैं। हाँ, जो आर्थराइटिस के मरीज हैं वह वज्रासन में न बैठकर सुखासन में बैठकर पर्वतासन का अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किस तरह से असर डाल रहे हैं शरीर पर, किस तरह से आसनों का प्रभाव हो रहा है, और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राणायाम क्या कमाल दिखाते हैं। प्राणायाम की कड़ी में सर्वप्रथम हम करते हैं शारीरिक शोधन। हमारे शरीर के भीतर जो कफ प्रकृति जो कुपित होता है तभी इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, साइनस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। तो वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक है कपालभाति। यूं तो इसे षटकर्म की श्रेणी में भी रखा गया है और प्राणायाम की श्रेणी में भी है और बहुत ही सहज है। कपालभाति जैसा आप देख रहे हैं, प्रश्वास की क्रिया, एक्सहेल करें, श्वास को छोड़ें वेग पूर्वक। प्रश्वास की क्रिया के साथ ही अपने उदर प्रदेश को कांटेक्ट कर और अंदर की ओर इसे पिचकाएं। धीरे धीरे सहजता पूर्वक करें अभ्यास। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। धीरे धीरे, बहुत से लोग इसको बहुत वेग पूर्वक करते हैं, कमर को भी हिलाते डुलाते रहते हैं, कंधे को भी। सिर्फ इसमें एक सावधानी बरतने की जरूरत है। कपालभाति जिनको बैक पेन है या स्लिप डिस्क है वह धीरे धीरे 10-10 करके कर सकते हैं, एक बार में ज्यादा स्ट्रोक ना करें, 100-150 से ज्यादा ना करें। विश्राम की स्थिति। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। जैसा नाम से प्रतीत होता है, नाड़ी शोधन। साइनस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस होता ही है कि जब नाड़ियों में दौर्बल्यता आ जाए या विकार हो जाए, अवरोध हो जाए और वह प्रॉपर काम न कर रहा हो, तभी हम इस प्रकार के दोषों से प्रभावित होते हैं। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही सहज है, लाभकारी है, गुणकारी है। दाहिने हथेली से नासिकाग्र की मुद्रा बना लें, प्राणायाम की मुद्रा, और धीरे धीरे बाईं नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, बाईं नासिका छिद्र से, और बाईं से ही छोड़ दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल 15 से 20 बार। पुनः धीरे धीरे इसे दूसरी नासिका छिद्र से भी ऐसे ही दाहिने नासिका छिद्र से इसे रिपीट करें, दोहरा दें। लगातार आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। अगला प्राणायाम जो बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है, भस्त्रिका। वेग पूर्वक श्वास भरें, अपने चेस्ट को फुलाएं और वेग पूर्वक छोड़ दें। जितनी वायु का रेचक करें उतना ही पूरक, जितना पूरक उतना ही रेचक। रेचक और पूरक दोनों साथ साथ सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक। चेस्ट में फुलाव की स्थिति, और श्वास भरते जाएं और अपने वक्षस्थल पर और फुलाव होने दें। वेग पूर्वक पूरी वायु को पूरक भी करें, रेचक, पूरक। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। तो ये प्राणायाम हमने यहाँ पर किया, इससे पहले आसन और उससे पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद जो करणीय है पर्टिकुलर समस्या में, जो सांस के रोगी हैं उनको, वो हम क्या लेना चाहेंगे उसमें? सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार यदि वह करते हैं तो उनके शरीर में जो स्नायु दौर्बल्यता है वह धीरे धीरे दूर होती है। शरीर में एक हीट जनरेट होता है, गर्माहट उत्पन्न होती है और वह जल्द ही निरोग हो जाते हैं सूर्य नमस्कार करके। बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार एक उपाय है, लेकिन सूर्य नमस्कार के साथ साथ हम जो हैं और उसमें जो षटकर्म है उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं? षटकर्म में जल नेति है,
जैसे यह जल नीति का लोटा है, इसमें गुनगुना पानी लेते हैं, नमक डालते हैं और यह किसी भी कुशल योगाचार्य के निर्देशन में इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, किसी को भी करवाया जा सकता है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और इट्स अ क्लींजिंग प्रोसेस। यह एक सफाई है, जो म्यूकस, जो कफ जो नासिका रंध्र में जमा हो जाता है, इससे हम इसकी सफाई करते हैं गर्म पानी से। और इसके बाद नासिका में घृत नेति, जैसा बचपन से सिखलाया जाता है कि नासिका में तेल डालना तो तेल नेति, घी डालना तो घृत नेति, बिल्कुल। तो इस प्रकार की क्रिया से। आखिर में हम ऐसे जो सांस के रोगी हैं उनको कौन कौन सा परहेज, पथ्य परहेज हम बताना चाहेंगे? उनको चावल, दही, पका हुआ केला, अरबी, भिंडी, खटाई, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम जैसी चीजें बिल्कुल भी ना सेवन करें। और इसके विपरीत उनको हम क्या क्या खिलाना चाहेंगे? खाने के लिए इसके पश्चात जितनी भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चावल छोड़ करके रोटी, जो गेहूं की रोटी है या चौलाई है, इस प्रकार की सभी शुद्ध शाकाहारी भोजन वह कर सकते हैं, सिर्फ चावल दही को छोड़ के। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये पूरा का पूरा श्वास के रोगियों के लिए जो एक पूरा का पूरा सिस्टम आपने बताया, साथ में हमारे पास समय की कमी होने के कारण से सूर्य का नमस्कार का आज हम आपको प्रदर्शन जो है वो साथ में नहीं दिखा पाए, लेकिन सूर्य नमस्कार को हमने इससे पहले भी आपको दिखाया है। साथ में जल नीति का जो प्रदर्शन है वो भी कभी ना कभी जरूर आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार कह देता हूँ कि अगर आप जो आचार्य जी ने जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, जो आसन बताए हैं, जो प्राणायाम बताए हैं, साथ में सूर्य नमस्कार और एक नीति अगर आप करना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर ही सांस जो है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, और श्वास की लंबाई बढ़ जाएगी तो निश्चित मानिए कि उम्र की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।